थिंग विल बी इजी फॉर यू एज वेल। तो एक कोच होते हुए आप लोगों को ये जानना जरूरी है कि आप मूवमेंट को एनालाइज कैसे कर सकते हो, ताकि वो जो मूवमेंट्स है उनको आप बेहतर तरीके से ट्रेन करवा सको। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर लेता हूँ कि जेवलिन थ्रो की बात करता हूँ मैं, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, राइट। तो जेवलिन थ्रो फेंकने में, तो अगर मैं स्किल की बात करूं तो स्किल, मेरे पास एक स्किल होती है कि मुझे दौड़ के आना है और मुझे जेवलिन को थ्रो करना है, राइट। आपने लास्ट क्लास में भी आपने पढ़ा होगा कि हम लोग जो मूवमेंट स्ट्रक्चर है उनको फेजेस में डिवाइड कैसे करते हैं, राइट। उसमें एक प्रिपरेटरी फेज होता है, एक मेन फेज होता है, एक फाइनल फेज होता है। तो उसी तरह से हम किसी भी मूवमेंट को डिवाइड कर सकते हैं। तो जेवलिन थ्रो को अगर मैं एनालाइज करने की बात करूं तो जेवलिन थ्रो में जो मेरा रनिंग है वो मेरा प्रिपरेशन है, राइट, जिसको आप सर ने आपको अप्रोच रन के नाम से बताया था, राइट। आंदोलन पहली बात थी रनिंग की, तो हम दौड़ के आए, ठीक है, वो था हमारा अप्रोच रन या फिर वो था हमारा प्रिपरेटरी फेज। सेकेंड फेज में हम लोगों ने जेवलिन को थ्रो किया, तो वो था हमारा मेन फेज। मेन फेज आपको बताया था कि जो टास्क है उसको टैकल करने के लिए जो मूवमेंट हम करते हैं वो मेन फेज होता है, राइट। और जो थर्ड है वो होता है फॉलो थ्रू, क्योंकि मूवमेंट आपका खत्म हो गया है, उसके बाद भी आपका एक्शन चालू है, उसके बाद भी अगर आपका एक्शन चालू है, तो दैट इज कॉल्ड बेसिकली द फॉलो थ्रू। फॉलो थ्रू का इंपॉर्टेंस ये था कि वो आपको वापस नॉर्मल जो पोजीशन है आपका, जो स्टेशनरी पोजीशन है उसमें लेके आता है, राइट। सो किसी भी मूवमेंट को हमने 3 फेजेस में इस तरह से डिवाइड किया था, राइट। तो अब डिवाइड कैसे करते हैं, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के मतलब आज की जो क्लास है उसमें आपको वॉकिंग और रनिंग को डिवाइड करके बताता हूँ कि किस तरह से हम लोग करते हैं, राइट। हेलो सर। यस सर आप एक बार सबको म्यूट कर दो ना वहां से ही, मतलब वो परमानेंटली म्यूट कर दो। मैं एक्चुअली सबको म्यूट किया, जो नए लोग आ रहे हैं ना वो, एक मिनट, लेट मी ट्राई, अनम्यूट का ऑप्शन ही मत दो किसी को। जस्ट let me just share my screen and we'll begin the class. तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है लोकोमोटिव स्किल्स। अब लोकोमोटिव स्किल्स क्या होती है? लोकोमोटिव स्किल बेसिकली वो स्किल होती है जो आपको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है, जिसे हम लोकोमोशन बोलते हैं। आपका वॉकिंग, रनिंग, जंपिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ये सब लोकोमोटिव स्किल के अंदर आता है। और ये बहुत बेसिक स्किल होती है। जस्ट अ सेकंड गाइस, ये वापस से म्यूट, मैंने ऑप्शन नहीं दिया यहाँ से, फिर कैसे? तो लोकोमोटिव स्किल क्या होती है? एनी सेल्फ प्रोड्यूस्ड मूवमेंट दैट ट्रांसफर्स द बॉडी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इज लोकोमोशन। कोई भी आत्मनिर्भर मूवमेंट या एक्शन जो शरीर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करता है वह लोकोमोशन होता है। तो जो भी मूवमेंट आपको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है वो आपका लोकोमोशन होता है, ठीक है। और लोकोमोशन में सबसे बेसिक स्किल की अगर बात करूं तो सबसे बेसिक स्किल्स जो हम सबसे पहले लाइफ में सीखते हैं वो होता है चलना और दौड़ना। उसके बाद में हम लोग जंपिंग करना सीखते हैं। तो इस तरह से ये प्रोसेस चलता है, राइट। अब बात करता हूँ वॉकिंग की। वॉकिंग क्या होती है? तो आपको पता है चलना, चलना वो एक बेसिक मूवमेंट था जो लाइफ में हम लोगों ने सबसे पहले सीखा था। बट अगर मैं लाइफ इसकी डेफिनेशन की बात करूं या फिर मैं अगर बायोमैकेनिक्स के हिसाब से बात करूं, तो मान लीजिए एक प्लेटफॉर्म है और इस प्लेटफॉर्म के ऊपर ये मेरा पैर है, ये पैर मेरे चल रहे हैं, इस तरह से मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो ये जो है मुझे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में मेरी हेल्प कर रहा है, ठीक है। सेकंड चीज, बार बार क्या हो रहा है देखो कि मैं 2 पैर पर खड़ा हूं तो मतलब मैं बैलेंस कंडीशन में हूं। मैं अगर एक पैर पर खड़ा हूं तो मतलब मेरा जो बैलेंस है वो बिगड़ रहा है, ठीक है, मैं अपने बैलेंस को ऑफ कर रहा हूं। तो चलना जो है, मैं बार बार अपने बैलेंस को बिगाड़ रहा हूं, ठीक है, और एक नया सपोर्ट ढूंढ रहा हूं। सी, मैं अभी यहां पर खड़ा हूं, है ना, यहां पर मैंने अपना बैलेंस बिगाड़ा और एक नया सपोर्ट ढूंढा, फिर मैंने बैलेंस बिगाड़ा, फिर एक नया सपोर्ट ढूंढा, फिर बैलेंस बिगाड़ा, फिर एक नया सपोर्ट ढूंढा, फिर बैलेंस बिगाड़ा, फिर एक नया सपोर्ट ढूंढा। तो walking basically results from successive losses of balance of 2 alternative feet, and each balance loss is followed by a newly established base of support and a regaining of balance.
तो चलना दोनों पैरों के बारी बारी से संतुलन खोने की वजह से होता है, और प्रत्येक संतुलन हानि के बाद एक नया आधार स्थापित होता है और संतुलन फिर से हासिल किया जाता है। मतलब मैं बार बार अपना जो बैलेंस है वो खो रहा हूँ और एक नया बैलेंस ढूंढ रहा हूँ, एक नई जगह पे बैलेंस ढूंढ रहा हूँ जो कि उसी डायरेक्शन में है जिस दिशा में मुझे चलना है। तो दैट गेनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर बैलेंस, that gaining of that balance is in that direction in which I have to walk, or I have to I have to move. So this is what the walking means. अब वॉकिंग में जो फॉरवर्ड प्रोग्रेशन होता है, जो आगे की तरफ आप चलते हो, ये तीन फोर्सेस या तीन बल की वजह से होता है। इट इज बेसिकली रिजल्ट्स फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री फोर्सेस। और वो तीन फोर्सेस कौन कौन से हैं? पहला फोर्स होता है मस्कुलर फोर्स, आपकी मांसपेशियों का बल। मांसपेशियों का बल आपको आपके जो मूवमेंट्स है, जो जोड़ है, जो जॉइंट्स है, उनको मूव करने में हेल्प करता है। मसल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड जॉइंट मूव्स। So first is the muscular force. The second one is the force of gravity that tends to pull the body forward and downward once it is off balance. तो दूसरा होता है, वो होता है गुरुत्वाकर्षण का बल, जो क्या करता है, जो हमारी बॉडी जब हम आगे चल रहे हैं तो हमारी बॉडी को नीचे सतह से के सतह पे रखने के लिए हेल्प करता है कि आपकी जो शरीर है वो सतह पे, अगर आप ऊपर की ओर जा रहे हो, अगर गुरुत्वाकर्षण नहीं होगा तो आप ऊपर की ओर जाते जाओगे, जैसा स्पेस में होता है, राइट? अगर आपने पैर ऊपर उठाया है तो गुरुत्वाकर्षण की वजह से जो पैर है वो वापस नीचे आने में आपको इजी होता है, तो आप सतह पर जुड़े हुए रहते हो। तो सेकंड फोर्स है गुरुत्वाकर्षण फोर्स, बल, या फिर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। और थर्ड होता है दैट इज द फोर्स ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, हम आगे बायोमैकेनिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, हम आपको बताएंगे कि मोमेंटम क्या होता है। बट विच मोमेंटम, एक एक सिंपल भाषा में अगर मैं बात करूं तो आप लोग जनरली यूज भी करते हो कि यार मैं मोमेंटम में था। मोमेंटम मतलब एक निरंतरता, ठीक है, कि आपने कुछ एक्शन शुरू किया है, वो एक्शन चल रहा है। अगर साइंटिफिकली देखूं तो वो मास इनटू वेलोसिटी होता है, कि आप किसी पर्टिकुलर मास को एक स्पीड वेलोसिटी के साथ में कैरी कर रहे हो, तो वो निरंतरता ही है। अगर मैं मोटे तौर पर अगर उसको मैं देखूं तो एक फोर्स ऑफ मोमेंटम है कि एक बार मैंने चलना शुरू किया है तो मुझे मोमेंटम मिल गया है और वो कंटिन्यू अपने आप ही मूवमेंट हो रहा है। जैसे पेंडुलम का मूवमेंट कैसा होता है कि एक बार ऊपर गया, फिर एक बार इधर गया, एक बार इधर गया, एक बार इधर गया। तो इसको एक बार शुरू करने के बाद में मोमेंटम मिल जाता है, और वो मोमेंटम जब मिल जाता है तो उसके बाद में ऑटोमेटिकली मूवमेंट होता रहता है। Once the pendulum gets the momentum, okay, it doesn't require much force, extra force to perform the activities. So the locomotive movement is also like that. Once we get the momentum, automatically we'll get the movement, and as a result, we walk in the forward direction. तो तीन फोर्स की बात की मैंने। पहला फोर्स जो है वो है मस्कुलर फोर्स, मांसपेशियों का बल। सेकंड फोर्स इज द ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण बल। और थर्ड जो फोर्स है वो है मोमेंटम। तो ये तीनों फोर्स के कॉम्बिनेशन के साथ में वॉकिंग जब हम करते हैं तो हम फॉरवर्ड, आगे की दिशा में आगे की ओर बढ़ते हैं। इन तीनों चीजों का हमें समन्वय चाहिए होता है, राइट? इनके अलावा कुछ लिमिटेड फोर्स होता है जो आपके हाथों के मूवमेंट की वजह से भी होता है। आपने गौर किया होगा जब आप चलते हैं तो हमारे हाथ भी साथ साथ में चलते हैं, राइट? अल्टरनेट हैंड मूव्स। अगर मेरा राइट हैंड लेग आगे की तरफ जा रहा है तो मेरा लेफ्ट वाला हैंड मूव करता है। अगर मेरा लेफ्ट वाला पैर आगे की तरफ जा रहा है तो मेरा राइट हैंड आगे की तरफ जाता है। तो वो बेसिकली बॉडी का बैलेंस बनाने के लिए भी, इक्विलिब्रियम बनाने के लिए भी होता है, और वहां से मोमेंटम जनरेट भी होता है। तो ये जो तीन फोर्स जो मेन बताए थे मैंने, इसके अलावा कुछ एडिशनल फोर्स भी है जो बेसिकली दैट रिजल्ट्स फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम फ्रॉम द आर्म स्विंग। जो आर्म स्विंग के कारण मोमेंटम भी जनरेट होता है और उसकी वजह से ये फोर्स पैदा होता है, और ये मोमेंटम के साथ साथ आपको बैलेंस बनाने में भी या इक्विलिब्रियम की पोजीशन बनाने में भी हेल्प करता है, ठीक? अब फेजेस ऑफ वॉकिंग। हमने लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ा था कि कोई भी मोमेंट, जो मोटर एक्शन है, मोटर एक्शन मतलब जो आप कार्य करते हो, उसको अगर डिवाइड करना है तो हमें तीन फेजेस में हम उसको मिनिमम डिवाइड करते हैं।
एक होता है आपका प्रिपरेटरी फेज, दूसरा होता है आपका मेन फेज, तीसरा होता है आपका फाइनल फेज। ये बार-बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये आपको रटना है, ये आपको चीजें हमेशा याद रखनी है कि अगर आपको ये 3 फेज याद है तो आप किसी भी एक्टिविटी को इन 3 फेज में डिवाइड कर सकते हो। आपको ये पता होना चाहिए कि प्रिपरेटरी फेज क्या होता है? कि प्रिपरेटरी फेज होता है किसी भी मेन टास्क को करने के लिए प्रिपरेशन, तैयारी। मेन फेज होता है जो आपका टास्क है। जैसे जेवलिन का एग्जांपल मैंने दिया था, तो जेवलिन फेंकना मेरा टास्क है, तो वो मेरा मेन फेज है। उसके पहले का जो दौड़ा मैंने, जो बाद का जो मैंने काम किया, वो मेरा मेन टास्क नहीं है, बट वो उससे जुड़ा हुआ है। तो जो पहले का था वो प्रिपरेशन था, जो मैंने जेवलिन फेंका वो मेरा मेन फेज था, और जो लास्ट में फॉलो थ्रू किया मैंने वो मेरा फाइनल फेज था। राइट? इन फेजेस को हम हमारी सहूलियत के हिसाब से और सब फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं, एनालिसिस को और इजी बनाने के लिए। पर मेन आपको ये 3 फेज तो याद रखने ही हैं। तो अगर मैं वॉकिंग की बात करूं, तो वॉकिंग का एनालिसिस बेसिकली, अगेन फिर मैं बात करता हूं वॉकिंग की। तो जैसे ये एक कदम चला मैंने, फिर दूसरा कदम चला मैंने, तीसरा कदम चला मैंने। तो वॉकिंग के एनालिसिस में हम हमेशा एक ही पैर का एनालिसिस एक बार में करते हैं, है ना? ये आपको बात ध्यान रखना है कि इन ड्यूरिंग वॉकिंग वी बेसिकली एनालाइज सिंगल लेग मूवमेंट एट वंस। ठीक है? तो अगर मैं बात करता हूं, मैं मान लीजिए राइट लेग की बात करता हूं, ये मेरा राइट लेग है, तो मैं आपकी तरफ राइट लेग करता हूं। मैं सिर्फ राइट लेग की ही बात कर रहा हूं, लेफ्ट लेग की बात अभी नहीं कर रहा हूं, है ना? तो 3 फेजेस होते हैं। पहला होता है प्रपल्जन, प्रपल्जन। सेकंड होता है स्विंग फेज, थर्ड होता है कैच एंड सपोर्ट फेज। प्रपल्जन फेज का मतलब होता है किसी चीज को प्रपेल करना। प्रपेल करना मतलब आगे की ओर धक्का देना या आगे चलना। मैं अगर आगे बढ़ रहा हूं, इट मींस आई एम प्रपेलिंग फॉरवर्ड, मैं प्रपल्जन कर रहा हूं। राइट? स्विंग मतलब आपको पता है झूला, मतलब यहां हवा में, है ना? और तीसरा है कैच एंड सपोर्ट, मतलब किसी चीज को कैच करके उसका सपोर्ट लेना। कैच करना मतलब उसके नजदीक जाना या उसको उसको अपने आवेश में लेना। राइट? अब हम समझते हैं कि वॉकिंग में ये कैसे होता है ना? तो देखिए, ये मेरा राइट लेग है, ये मेरा राइट लेग, है ना? तो राइट लेग से मेरा पैर जो है वो इस पोजीशन में है, मतलब मेरा पैर पीछे की तरफ है। ठीक है? अब उस पे मैं उस पैर पे मैं अपना वजन डाल के एक स्विंग मूवमेंट, पाइवेट मूवमेंट बेसिकली क्रिएट करता हूं, और मैं आगे की ओर बढ़ता हूं। देखिए, मैं उस पैर पे वजन डाल के आगे की ओर बढ़ रहा हूं। मैं इस पैर पे वजन डाल के अपने पैर को आगे की ओर ले जा रहा हूं। देखिए, आगे की ओर ले जा रहा हूं, है ना? मतलब मैं आगे की ओर बढ़ रहा हूं, मतलब मैं प्रपेल कर रहा हूं, मैं प्रपल्जन कर रहा हूं। इस मूवमेंट को मैं इस पोजीशन में हूं, मैं इस पोजीशन से मैं अपने आप को आगे की ओर धक्का दे रहा हूं। आप अपने आप को इमेजिन कर सकते हो चलते टाइम कि आप एक पैर का सपोर्ट लेके अपने आप को आगे की ओर धकेल रहे हो। मैंने बोला हम एक ही पैर पे ध्यान देंगे, इस पैर को भूल जाओ अभी, इस पैर को अभी भूल जाओ, एक ही पैर पे ध्यान देते हैं। राइट? तो वो है प्रपल्जन। फिर प्रपल्जन में आने के बाद में क्या करते हैं, हम उस पैर को ऊपर उठा लेते हैं, क्योंकि अब आगे वाला पैर टिक गया है ना? तो इस पैर को ऊपर उठा लेते हैं और इसको हम आगे की ओर लेके आते हैं। तो ये हवा में है। अगर हवा में है तो इसको मैं बोलूंगा स्विंग मूवमेंट, स्विंग फेज, है ना? जब ये झूला है या फिर हवा में है, स्विंग फेज। और थर्ड में हम क्या करते हैं, अब इस पैर को हम वापस से सतह पे टच करते हैं, सतह को हम कैच करते हैं और उसका सपोर्ट लेते हैं। तो दिस इज कॉल्ड कैच एंड सपोर्ट। तो सी, ये पैर ऐसा है, ठीक है? पैर पे मैंने इस पैर पे मैंने वजन डाल के पैर को इसको आगे बढ़ाया, दूसरे पैर को। जैसे दूसरा पैर आगे पहुंचा, मैंने इसको हवा में उठाया और इसको मैंने उठा लिया। उठाने के बाद में मैंने इसको वापस से जमीन से सपोर्ट ले लिया या कैच एंड सपोर्ट किया। तो 3 फेज हो गए, है ना? अब तीनों फेज में हम क्या क्या कर रहे हैं वो हमें एनालिसिस करना है। एनालिसिस में क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। पहला है प्रपल्जन फेज, प्रपल्जन फेज ऑफ द वॉकिंग। तो सी, आप इमेजिन करिए ये वाला, ये पैर मेरा, ठीक है? जो मिडिल फिंगर है मेरा, इस मिडिल फिंगर को इमेजिन करिएगा, ये मेरा पैर है, इस पोजीशन में है। तो एनालिसिस में हमें ये करना है कि जॉइंट की पोजीशन क्या है, मसल की पोजीशन क्या है, और कौन कौन सी मसल उस पोजीशन काम को करने में इन्वॉल्व है। राइट? तो देखिए, अगर मैं देखता हूं मेरे पैर को,
तो मेरा हिप जो है वो एक्सटेंशन में है, राइट। मैं पैर को रखता हूं यहां पर ऐसे, और यहां से रख के मैं ऐसे जा रहा हूं, है ना, मैं ऐसे आगे बढ़ रहा हूं, राइट। तो इस पोजीशन में फिलहाल की बात में मेरा हिप जो है वो फ्लेक्शन में है, नी जो है वो एक्सटेंशन में है, देखिए नी मेरा एक्सटेंशन में है, राइट। और एंकल मेरा थोड़ा बहुत प्लांटर फ्लेक्शन की तरफ रहता है। अब यहां पर सपोर्ट लेकर मैं आगे बढ़ रहा हूं, सी, मैं आगे बढ़ रहा हूं। तो आगे बढ़ के मैंने क्या किया, अब मेरा हिप जो है वो आ गया एक्सटेंशन में, हिप जो है वो आ गया एक्सटेंशन में, नी मेरा अभी भी स्ट्रेट ही है, मतलब नॉर्मल एक्सटेंशन में है, स्ट्रेट मतलब एक्सटेंशन, राइट। और एंकल मेरा जो है वो प्लांटर फ्लेक्शन में जा रहा है। तो देखिए, इट स्टार्ट्स विद द पुश ऑफ लेग इन फ्लेक्स पोजीशन। ये मेरा पुश ऑफ लेग है। पुश ऑफ लेग मतलब जिस पैर को मैं पुश कर कर आगे बढ़ने वाला हूँ, जिस पैर पे मैं धक्का देकर या बल लगाकर आगे बढ़ने वाला हूँ। तो ये फ्लेक्शन पोजीशन से स्टार्ट हुआ। फ्लेक्शन मतलब हिप फ्लेक्शन, नी एक्सटेंशन, और एंकल जो है वो नॉर्मल रहेगा या फिर थोड़ा प्लांटर फ्लेक्शन रहेगा, ठीक है। द जॉइंट एक्शन ड्यूरिंग propulsion आर सिंपली एक्सटेंशन एट द हिप। इस दौरान क्या होता है, इस दौरान सिर्फ और सिर्फ हिप के ऊपर एक्सटेंशन होता है, एक्सटेंशन एट द हिप, सिर्फ हिप के ऊपर एक्सटेंशन होता है। देखिए, आप खुद देखिए, ये फ्लेक्शन है, यहां से अगर मैं गया तो एक्सटेंशन हुआ, ये एक्सटेंशन हुआ, एक्सटेंशन हुआ, राइट। तो हिप, नी में कोई चेंज नहीं आ रहा है, एंकल पे कोई खास चेंज नहीं आ रहा है, थोड़ा जो प्लांटर फ्लेक्शन होता है वो और बढ़ जाता है बस, ठीक है। तो प्रपल्शन के दौरान कुल्हे पर एक्सटेंशन होता है, एक्सटेंशन एट हिप, एक्सटेंशन एट हिप, एक्सटेंशन एट नी, एंड प्लांटर फ्लेक्शन एट एंकल एंड टोज। आपके पैरों की जो उंगलियां होती है वो भी इन्वॉल्व होती है प्लांटर फ्लेक्शन में, है ना। तो कुल्हे के साथ घुटने का एक्सटेंशन और एडी का प्लांटर फ्लेक्शन होता है। मैं अगर प्रपल्जन फेस की बात करूं तो ये मैं एनालिसिस कर रहा हूं, ठीक है। आपको जो प्रपल्जन, हमने पहले क्या किया कि वॉकिंग को हमने डिवाइड किया 3 फेज के अंदर, और इन 3 फेज के बाद में जो सिंगल सिंगल फेज है उसका हम एनालिसिस कर रहे हैं कि प्रपल्जन फेज में क्या हो रहा है। तो प्रपल्जन फेज में बेसिकली ये हो रहा है कि इस पैर को हम सपोर्ट करके आगे की ओर बढ़ रहे हैं, पैर को सपोर्ट करके हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। अब आगे की ओर बढ़ रहे हैं तो एक्शन क्या क्या हो रहा है, तो अगर एक्शन हो रहा है हिप जॉइंट का एक्सटेंशन, तो कौन सी मसल इन्वॉल्व होगी इसमें, वो मसल जो हिप जॉइंट का एक्सटेंशन करवाती है, राइट। वो कौन कौन सी होती है, आपको पता है, वो होती है ग्लूटियस मैक्सिमस, वो होती है हैमस्ट्रिंग। तो उस पर्टिकुलर काम को करने के लिए मुझे ग्लूटियस मैक्सिमस और मुझे हैमस्ट्रिंग पे हेल्प करना का मुझे ट्रेनिंग करना जरूरी है, राइट। अगर मुझे वॉकिंग बेटर करना है तो मेरा एक्सटेंशन जो है प्रपल्जन फेस के लिए, मेरा एक्सटेंशन जो है वो बेटर होना चाहिए। तो मसल यूज देखिए, वही बात, मसल यूज कौन कौन सी हो रही है, एक्सटेंसर ऑफ हिप, एक्सटेंसर ऑफ नी, एंकल की प्लांटर फ्लेक्सर एंड टो फ्लेक्सर। तो मांसपेशियों का उपयोग कौन सा हो रहा है, कुल्हे और घुटने का एक्सटेंसर्स जो होती है हैमस्ट्रिंग और ग्लूटियस मैक्सिमस, एंकल प्लांटर फ्लेक्सर, एंकल को प्लांटर फ्लेक्स कौन करता है, वो करता है काफ। बेसिकली आपको एंकल का बताया नहीं है, बट नी में आपका काफ इन्वॉल्व है, तो काफ, ठीक है। और साथ में घुटने का एक्सटेंशन, सॉरी, घुटने का एक्सटेंशन कौन करता है वो हम भूल गए थे बीच में, घुटने का एक्सटेंशन करता है क्वाड्रिसेप्स। तो इसके हिसाब से अगर मैं देखूं, ठीक है, तो चलने का जो पहला फेज है प्रपल्जन फेज, उसमें मुझे हैमस्ट्रिंग को भी का भी यूज है, उसमें मुझे ग्लूटियस मैक्सिमस का भी यूज है, उसमें मुझे क्वाड्रिसेप का भी यूज है, और उसमें मुझे काफ मसल का भी यूज है। तो प्रपल्जन फेज ऑफ वॉकिंग को ठीक करने के लिए या बेटर बनाने के लिए मुझे इन सारी मसल्स पे काम करना पड़ेगा। ये पूरा फंडा है आपको ये सब चीजें बताने का, कि हम किसी भी मूवमेंट को कैसे डिवाइड कर सकते हैं और उसके हिसाब से हमें ट्रेनिंग कैसे करनी है। नॉट ट्रेनिंग, आप रिहेबिलिटेशन में भी हेल्प कर सकते हो प्लेयर के, अलॉन्ग विद द फिजियोथेरेपिस्ट, कि आपको पता है कि अगर आप ये चीजें, मूवमेंट जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है, तो मुझे कौन सी मसल ठीक करनी पड़ेगी, राइट। सो द होल फंडा of telling or the discussing all this thing is
like to increase or to enhance the propulsion phase of the walking, you need to work on the hip extensors, knee extensors, and ankle plantar flexors. So that is, you need to work on the hamstring and gluteus maximus for extension of the hip, quadriceps for extension of the knee, and calf muscle for the extension of your or the plantar flexion of your uh, ankle. Right? In this way, you can use this concept for any of the movement. So this is the propulsive phase. Now we'll move to the swing phase of the walking. So propulsive means कि हमने यहाँ से स्टार्ट किया और हम अपने आप को धक्का देके आगे की ओर बढ़ गए। अभी हम इस पोजीशन पे आ गए, है ना? अब यहाँ से हमें पैर को ऊपर उठाना है और आगे लेके जाना है। यहाँ से हमें पैर को ऊपर उठाना है और पैर को आगे लेके जाना है। राइट? मतलब पैर पूरा हवा में है। हवा में है। इसे हम बोलते हैं स्विंग फेज। स्विंग फेज ऑफ द वॉकिंग। जब पैर जमीन पर होता है, वो सब कुछ मिलाकर उसको सपोर्ट फेज बोला जाता है। वो सपोर्ट फेज में है। राइट? और अभी जो है वो स्विंग फेज में है। स्विंग फेज ऑफ द वॉकिंग। तो स्विंग फेज में क्या हो रहा है? देखिए, आप खुद सोचिएगा क्या हो रहा है। यहां से मैं आ रहा हूं तो अभी एक्सटेंशन में है, तो देखिए हिप एक्सटेंड हो रहा है, ठीक है, नी एक्सटेंड हो रहा है और एंकल में भी कुछ मूवमेंट हो रहा है। राइट? सो हिप, नी एंड एंकल, hip, knee and ankle of the swinging phase flex to allow clearance of the foot to swinging forward. मतलब स्विंगिंग पैर के हिप, घुटने और एंकल फ्लेक्शन में जाते हैं ताकि आगे बढ़ने के लिए पैर की निकासी की अनुमति दें। आगे बढ़ने के लिए फ्लेक्शन में जाते हैं ताकि पैर का जो क्लियरेंस है, यहां से यहां वापस ग्राउंड को जो क्लियर करना है, वो थोड़ा इजी हो जाए। राइट? सो स्विंगिंग फेज का ये इंपॉर्टेंस है। और इसमें मूवमेंट क्या हो रहा है? इसमें मूवमेंट हो रहा है आपका हिप का फ्लेक्शन, आपका नी का फ्लेक्शन। मेजर मूवमेंट आपके ये हो रहा है कि हिप का फ्लेक्शन हो रहा है और नी का फ्लेक्शन हो रहा है। अब आप खुद सोचिएगा कि हिप का फ्लेक्शन हो रहा है तो मसल कौन सी इन्वॉल्व होगी? मुझे पता है मसल इन्वॉल्व होगी अपनी इलियोसॉस, रेक्टस फेमोरिस, टेंसर फेशियल लाटा, सार्टोरियस। लाइक हम लोगों ने पढ़ा था अभी, है ना? तो ये मसल इन्वॉल्व होगी हिप का फ्लेक्शन करने में। फिर नी का फ्लेक्शन करने में कौन सी मसल इन्वॉल्व होगी? हैमस्ट्रिंग, जो पहले अभी हिप का एक्सटेंशन भी कर रही थी। तो मेजर मसल ये हो गई अभी स्विंगिंग फेस के लिए। तो मुझे हिप फ्लेक्सर्स को स्ट्रॉन्ग करना है, उसके लिए मुझे नी के फ्लेक्सर्स को स्ट्रॉन्ग करना है। साथ साथ में इसमें जब आप स्विंग फेस करते हो तो आप गौर करेंगे कि आपका पेल्विस थोड़ा इस तरह से मूव करता है। पेल्विस रोटेशन भी होता है ना? तो हिप रोटेशन आउटवर्ड्स रिजल्ट्स इन द पेल्विस ट्विस्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्राइड। हिप का आउटवर्ड रोटेशन पेल्विस को चलने की दिशा में ट्विस्ट करता है। आप जब चलते हैं, देखिए, ये देखिए, आप जब चलते हैं तो यहाँ गौर करिए, ये आपका हिप है, समझ लीजिए ये हिप है आपका। तो बेसिकली साथ साथ में रोटेशन भी हो रहा है, इस तरह से चलता है। हम जब चलते हैं तो हमारा जो हिप है, जो हमारा पेल्विस है, वो इस तरह से मोशन करता है। राइट? तो जिस दिशा में आप चल रहे हो, ठीक है, वहां पर बेसिकली हिप का आउटवर्ड रोटेशन होता है पहले। आउटवर्ड रोटेशन की वजह से पेल्विस जो है वो बैलेंस करने के लिए ट्विस्ट करता है। ये नॉर्मल एक फिनोमेना होता है। इनवर्ड रोटेशन कॉन्ट्रैक्ट्स टू होल्ड द लेग इन लाइन। तो बेसिकली आउटवर्ड रोटेशन हुआ, देखिए, मान लीजिए ये मेरे हिप है। अब हिप का आउटवर्ड रोटेशन अगर होता है तो आउटवर्ड अगर हुआ तो वो आउटवर्ड ही चला जाएगा, वो ऐसे चला जाएगा। तो उसको कंट्रोल करने के लिए साथ में इनवर्ड रोटेशन भी होता है ताकि जो बाहर की तरफ गया है वो वापस से अंदर की तरफ बैलेंस हो जाए। दोनों मसल साथ में काम करती है क्योंकि आउटवर्ड रोटेशन जो है वो पेल्विस को ट्विस्ट करने में हेल्प करता है ताकि दोनों पैर एक साथ चल सके आराम से, दोनों पैर को चलने के लिए क्लियर रूम मिल सके। और इनवर्ड रोटेटर्स जो हमारी मसल्स होती है वो काम करती है ताकि जो बाहर पैर जा रहा है उसको मैं वापस अंदर की तरफ ले आऊं, ताकि जो स्ट्रेट लाइन में हमारा जो चलना है वो इजी रहे। अदरवाइज आप खुद सोचिए
कि अगर पैर से बाहर की तरफ जाएगा तो मैं इस तरफ जाता जाऊंगा, या फिर मुझे मेरा चलना ऐसे रहेगा, फिर ऐसे रहेगा, वो फिजिबल नहीं है हमारे लिए, राइट। तो क्या होता है कि पैर बाहर की तरफ गया, आउटवर्ड रोटेशन की वजह से इनवर्ड रोटेशन ने उसको वापस अंदर की तरफ खींच लिया। तो जब बाहर जाना है तो बाहर का काम किया, और इनवर्ड रोटेशन ने उसको वापस अंदर ले लिया, चलो हो गया काम आपका, आप अंदर आ जाइए अभी। तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि जो स्ट्रेट वॉकिंग है हमारा, वो हमारा जो है वो पॉसिबल हो पाता है कि हम इस वजह से स्ट्रेट चल पाते हैं, आउटवर्ड और इनवर्ड रोटेटर्स की वजह से। लॉन्गर द स्ट्राइड द ग्रेटर द अमाउंट ऑफ आउटवर्ड हिप रोटेशन। ये आप खुद ही एक्सपीरियंस करिएगा अपने ऊपर कि जितना लंबा आपका स्ट्राइड रहेगा, जितना लंबा आपका कदम रहेगा, उतना ज्यादा ही आपका हिप रोटेशन रहेगा आउटवर्ड। जितना कम छोटा स्ट्राइड रहेगा उतना रोटेशन कम होगा, और जितना लंबा लंबा स्ट्राइड रहेगा उतना ज्यादा रोटेशन रहेगा, फैसिलिटेट करने के लिए, मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए, राइट। अब तीसरा फेज आता है कैच एंड सपोर्ट फेज ऑफ द वॉकिंग। कैच एंड सपोर्ट, देखिए हमने प्रपल्जन किया, प्रपल्जन के बाद में हम लोगों ने स्विंग किया। अब स्विंग जो था हवा तक ही खत्म हो गया, मतलब इस एंड तक स्विंग खत्म हो गया। अब हमें क्या करना है, वापस से ग्राउंड को कैच करना है, हमें फिर से ग्राउंड को कैच करना है, और उस पर वापस से हमें प्रपल्जन स्टार्ट करना है, राइट। तो इट बिगिंस विद द डिसिपेटिंग द फोर्स ऑफ लैंडिंग। ये लैंडिंग के फोर्स को खत्म करने के साथ साथ शुरू होता है। मतलब आप जब लैंड करते हो ना, लैंड करते हो तो मतलब आप ग्राउंड के ऊपर कुछ फोर्स लगाना शुरू कर रहे हो, और वो फोर्स धीरे धीरे आप एब्जॉर्ब करते हो। वहां से ये जो कैच एंड सपोर्ट फेज है ये शुरू होता है। अब इसमें क्या हो रहा है, देखिए, एंकल हिप एंड एंकल नी एंड हिप जॉइंट एब्जॉर्ब द शॉक्स बाय ग्रेजुअली फ्लेक्सिंग। जैसे ही हम यहाँ पर आते हैं, जैसे ही हम यहाँ आए, तो देखिए धीरे धीरे फ्लेक्शन शुरू होता है। आप ये जब आप चलोगे या किसी को चलते हुए देखोगे तो आप ऑब्जर्व करिएगा। अगर आप इतनी स्पीड में ऑब्जर्व अभी नहीं कर पाते हो तो एक स्लो मोशन वीडियो बनाइएगा किसी के भी चलने का, साइड से, साइड व्यू लेके। अगर कोई ऐसे चल रहा है तो साइड व्यू लेके, फ्रंट व्यू में आपको समझ नहीं आएगा, साइड व्यू लेके करिएगा। फिर आप देखिएगा कि जैसे ही पैर जमीन पर आता है तो वहां पर हिप और नी में थोड़ा सा फ्लेक्शन होता है। वो फ्लेक्शन इसलिए होता है ताकि आपका जो शॉक है, शॉक एब्जॉर्ब हो सके, जो फोर्स हम लोगों ने जमीन पर वापस लगाया है वो फोर्स वापस से एब्जॉर्ब हो सके। और ये करना जरूरी है क्योंकि हमें इंजरी से बचना होता है। आप ये हम बायोमैकेनिक्स में डिटेल में पढ़ेंगे इस बारे में, ठीक है। This support phase smoothly follows into the propulsion phase and the cycle is completed. अब जो सपोर्ट फेज है ये स्मूथली, बड़े आराम के साथ में प्रपल्जन फेज में कन्वर्ट हो जाता है, और इस तरह से साइकिल कंप्लीट हो जाती है चलने की। देखिए फिर से यहां से स्टार्ट किया मैंने, ये वाली उंगली पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहां से स्टार्ट किया मैंने, ठीक है, मैंने प्रपल्जन किया, प्रपल्जन मतलब अपने आप को आगे बढ़ाया। फिर मैंने कैच एंड सपोर्ट किया, कैच एंड सपोर्ट मतलब सॉरी, मैंने स्विंग किया, स्विंग मतलब मैं हवा में आया, और फिर मैंने कैच एंड सपोर्ट किया। कैच एंड सपोर्ट करने के बाद में मैंने वापस से प्रपल्जन स्टार्ट कर दिया, देखो, राइट। मैंने पूरा मूवमेंट किया, कैच एंड सपोर्ट, फिर मूवमेंट, सेम मूवमेंट वापस स्टार्ट, फिर सेम मूवमेंट वापस स्टार्ट। तो वैसे अल्टरनेट दोनों पैरों पे मूवमेंट होते रहते हैं, दोनों पैरों पे तीनों के तीनों फेज होते रहते हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक कंटिन्यू, ठीक है। और ये एक बार, ये बेसिकली पेंडुलम मूवमेंट की तरह चलता रहता है। तो इस तरह से हमारे 3 फेजेस वॉकिंग के होते हैं, प्रपल्जन फेज, दूसरा मैंने बताया आपको स्विंग फेज, और तीसरा बताया कैच एंड सपोर्ट फेज ऑफ द वॉकिंग। अब आपको ये एनालाइज, आपको कुछ याद नहीं करना है इसमें, देखिए आपको सिर्फ 3 फेज के नाम याद करने बस। बाकी प्रपल्जन में क्या हो रहा है आप आंख बंद करिए और अपने आप को चलते हुए देख लीजिए कि मेरा मूवमेंट क्या क्या, मुझे हिप पे क्या मूवमेंट हो रहा है, नी पे क्या मूवमेंट हो रहा है, एंकल पे क्या मूवमेंट हो रहा है। अब मूवमेंट मेरा ये हो रहा है तो मेरी ये वाली मसल इन्वॉल्व होगी, मूवमेंट मेरा ये वाला हो रहा है तो मेरी ये वाली मसल इन्वॉल्व होगी, राइट। तो इस तरह से आप इसको एनालाइज कर सकते हो, आप इस तरह से इसको याद करने की जरूरत नहीं, आप इस तरह से इसको एग्जाम में लिख भी सकते हो, राइट। देखिए ये एक फिगर के थ्रू मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से, इसमें सीक्वेंस थोड़ा गड़बड़ है। ये पहला वाला है हमारा प्रपल्सिव फेज, ये सी वाला जो है ये बेसिकली हमारा ए है, दैट इज द प्रपल्सिव फेज। देखिए प्रपल्सिव फेज ये होना चाहिए आगे से शुरू, तो आगे से शुरू होके हम अपनी बॉडी को आगे की तरफ धका रहे हैं, यहां से शुरू होके
यहाँ से शुरू होके हम अपनी बॉडी को आगे की तरफ धका रहे हैं, ठीक है। तो आगे की तरफ धका रहे हैं, तो हिप मेरा एक्सटेंशन में आ गया, एक्सटेंशन में है। मेरा जो नी है वो भी एक्सटेंशन में है, और मेरा जो एंकल है वो प्लांटर फ्लेक्शन में, देखिए आप, वो प्लांटर फ्लेक्शन में, राइट। अब मैं बात करता हूँ सपोर्ट फेस की, या फिर मैं बात करता हूँ सॉरी स्विंग फेस की, ठीक है। तो स्विंग फेज में ये मेरा बी है, स्विंग फेज। तो देखिए स्विंग फेज में क्या हो रहा है, स्विंग फेज में मेरा हिप जो है वो जा रहा है फ्लेक्शन में, जो यहाँ पे एक्सटेंशन में था, सी एक्सटेंशन से वो आ गया है फ्लेक्शन में। नी मेरा आ गया है फ्लेक्शन में, देखिए ये एक्सटेंशन से आ गया है फ्लेक्शन में। और एंकल जो है वो स्विंग फेज में मोर और लेस न्यूट्रल की पोजीशन कई बार रहती है, पर अधिकतर प्लांटर फ्लेक्शन की तरफ झुकाव रहता है, पर आप उसको न्यूट्रल करेंगे तो भी वो सही है, ठीक है। और उसके बाद में वापस से हम सपोर्ट फेज, केच एंड सपोर्ट फेज की तरफ अगर आते हैं, तो हम जैसे ही टिकता है पैर हमारा, ये जैसे ही पैर टिकता है उसके बाद में थोड़ा फ्लेक्शन यहाँ भी होता है, नी पे भी होता है, और थोड़ा फ्लेक्शन हमारा हिप पे भी होता है। और ये जो होता है ये सिर्फ और सिर्फ शॉक एब्जॉर्प्शन के लिए ही होता है मेनली, और शॉक एब्जॉर्प्शन मेनली। और सेकंड चीज वापस से इस फेज में आने के लिए, कि वापस से हम प्रपोजिव फेज जो है वो स्टार्ट कर लें, राइट। ये इस तरह से हमारे पैरों का फुट कांटेक्ट पैटर्न होता है ये चलने के दौरान, कि पहले हमारा ये नॉर्मल होता है, ठीक है। तो आप एनालिसिस जब फुट वॉकिंग की या रनिंग की आप अगर एनालिसिस भी करते हो, तो आपको फुट कांटेक्ट पैटर्न भी आपको देखना है कई बार, क्योंकि फुट कांटेक्ट यूजुअली होता है कि पहले हील स्ट्राइक, फिर पूरा पैर, और फिर हील ऑफ, ठीक है, ये होना चाहिए। तो पहले हील स्ट्राइक होना चाहिए, फिर पूरा फुट फुट फ्लैट होना चाहिए, और उसके बाद में हील ऑफ, या फिर टो ऑन टोज, ये हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारा नॉर्मल वॉकिंग का पैटर्न होता है, दिस इज द नॉर्मल वॉकिंग पैटर्न, दैट फर्स्ट द हील स्ट्राइक्स, देन द होल फुट फ्लैट, एंड देन द हील ऑफ। तो ये पैटर्न यू नीड टू ऑब्जर्व while analyzing the walking movement as well. Other body movements important in walking besides the three phase, इन तीन phases के अलावा बाकी और भी मूवमेंट्स होते हैं बॉडी के जो इंपॉर्टेंट है फॉर दी वॉकिंग एनालिसिस, ठीक है। तो ये जो पूरा स्लाइड है, इस पूरे स्लाइड का एक पूरा ही एक, आई जस्ट गिव यू द समरी लाइन ऑफ दिस स्लाइड, दैट द हिप रोटेटर मसल्स आर इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर ऑफ द वॉकिंग। आप जब वॉकिंग करते हो तो इन तीन फेज के अलावा हिप का रोटेशन या पेल्विस का ट्विस्ट जो है वो कंटिन्यू होता रहता है, कंटिन्यू होता रहता है। आप इमेजिन कर सकते हो कि अगर हिप का रोटेशन ही नहीं होगा, अगर ये बिल्कुल स्ट्रांग रहेगा, ठीक है, तो मेरा मूवमेंट नहीं हो पाएगा, मेरा जो चलने का मूवमेंट है वो उतना स्मूथली नहीं हो पाएगा। तो इन तीनों फेज के अलावा मुझे, मैं इन तीनों फेज में जो मसल इन्वॉल्व है, उन मसल के अलावा मुझे हिप रोटेटर्स के ऊपर भी बहुत काम करना है, ताकि मेरा जो चलना है वो स्मूथ रहे। हिप रोटेटर चलने में महत्वपूर्ण योगदान करता है। इसके अलावा और अगर मूवमेंट की बात करूं, तो इस स्लाइड का सारांश ये है कि ट्रंक रोटेटर्स मसल्स आर आल्सो इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर्स ऑफ वॉकिंग। जो ट्रंक रोटेटर, आपके जो धड़ है, धड़ का जो रोटेशन, आपका स्पाइनल रोटेशन जो हो रहा है, आपको ये भी ऑब्जर्व करेंगे जब चलते टाइम जो है आपका स्पाइन जो है वो भी इस तरह से मूवमेंट होता रहता है, स्पाइन का भी मूवमेंट इस तरह से होता रहता है, ठीक है। अगर वो भी नहीं हुआ तो आप बिल्कुल ऐसे, आप जब चलोगे ना तो लोग ऑब्जर्व करके बोलेंगे कि यार चलने में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। तो वो जो तीनों फेस की जो मसल्स है, उनके अलावा हमें हिप रोटेटर्स पे भी काम करना है, हमें ट्रंक रोटेटर्स पे भी काम करना है। चलना अपने आप में एक संपूर्ण बॉडी का एक्टिविटी है, साथ में मुझे हैंड जो मोशन है मेरे, हैंड स्विंग है, उस पर भी फोकस करना है। आप ये भी गौर करेंगे कि अगर किसी का हाथ में इंजरी है और अगर उसको इमोबिलाइज किया गया है, तो उसका चलना और दौड़ना दोनों अफेक्टेड होता है, क्योंकि आम मूवमेंट, आम का मोशन नहीं होगा, मूवमेंट नहीं होगा, तो हम लोग मोमेंटम जो जनरेट कर पाते हैं हाथ से, वो चलने को इजी बनाता है या बैलेंस क्रिएट करता है, वो नहीं हो पाता है इसकी वजह से, राइट। वही आम मूवमेंट की बात की थी मैंने अभी, यहाँ पर ये हो चुका है हमारा। अब स्पीड ऑफ वॉकिंग
किस तरह से हम लोग इसको एनालाइज कर सकते हैं या किस तरह से हम लोग उसको चेक कर सकते हैं या क्या होती है बेसिकली, तो इट इज डिटरमाइंड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंथ एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ द स्ट्राइड। अब वॉकिंग की स्पीड जो है वो डिसाइड होती है कि आपकी जो स्ट्राइड है, जो कदम है, वो कितना लंबा आप ले रहे हैं और वो कितनी तेजी के साथ ले रहे हो। उससे डिसाइड होता है कि वॉकिंग की स्पीड आप किस तरह से मतलब वॉकिंग स्पीड इन दोनों पे डिपेंड करती है। जैसे जैसे आपकी कदम जो कदम की लंबाई है वो बढ़ती जाएगी, ठीक है, आपका जो जॉइंट का फ्लेक्शन है वो ज्यादा होता जाएगा। एज द स्ट्राइड लेंथ इंक्रीजेस द लीड लेग फ्लेक्सेस मोर। आप देखेंगे कि जो स्प्रिंटर्स होते हैं वो ज्यादा फ्लेक्शन करते हैं, जो वॉकर्स होते हैं वो फ्लेक्शन कम करते हैं कंपैरेटिवली। जो सीडेंटरी लाइफ हम लोग जो है नॉर्मल चलते हैं उसमें अगर हम देखें तो भी हम फ्लेक्शन हमारा कम होता है। A stride frequency increases, the period of double support phase decreases slightly, and there is a corresponding proportionate increase in the swing phase of the stride. देखिए, वॉकिंग के टाइम ये जो 3 फेज मैंने बताए हैं, अगर मैं इन तीनों फेज को अगर एक संक्षिप्त में अगर मैं बताऊं तो देखा जाए तो 2 ही तरह के फेजेस है हमारे पास में। एक होता है आपका स्विंग फेज, एक होता है सपोर्ट फेज। स्विंग फेज मतलब जब पैर हवा में है, सपोर्ट फेज मतलब जब पैर जमीन पर है। और वॉकिंग में एक ऐसा दौर भी आता है जब दोनों पैर एक साथ जमीन पर हो, ये पोजीशन, जब दोनों पैर एक साथ जमीन पर हो, इसे मैं डबल सपोर्ट फेज बोलता हूं। इसे हम लोग डबल सपोर्ट फेज बोलते हैं, जब दोनों पैर एक साथ जमीन पर है। जैसे जैसे आपका वॉकिंग का स्पीड बढ़ता जाएगा ना, ये डबल सपोर्ट फेज जो है वो कम होता जाता है, उसका जो ड्यूरेशन है वो कम होता जाता है, राइट। अब चलने के कुछ इनकरेक्ट मैकेनिज्म है जो हम बहुत इजीली चेक कर सकते हैं। जैसे पहला है टो आउट पोजीशन। टो आउट पोजीशन मतलब आपके जो पैर है वो बाहर की तरफ है, ठीक है, ऑब्वियसली उसकी वजह से आपको चलने में नॉर्मल नहीं रहेगा। टो इन मतलब आपके पैर जो है वो अंदर की तरफ है, ये देखिए, दिस इज टो इन पोजीशन, दिस इज टो इन पोजीशन, दिस इज टो आउट पोजीशन, आप देख सकते हैं, राइट। या फिर आपको जो चलने की स्पीड है वो आपको इतनी प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाती है बिकॉज ऑफ मेनी रीजन। या तो मोटापा ज्यादा है, फैट ज्यादा है, फैट ज्यादा होने की वजह से थाइज आपस में टकरा रही है, तो आपको स्पीड प्रॉपर नहीं मिल पाती है। आपके नॉक नीज है, आपके घुटने आपस में अगर नॉक हो रहे हैं, ठीक है, तो आप प्रॉपर तरीके से नहीं चल पाते हो। उसके अलावा फुट पोजीशन कई बार हम ऐसी करते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया नॉर्मल फुट जो है वो हमारा हिल स्ट्राइक, फ्लैट फुट और हील ऑफ होता है ना। उसकी जगह अगर हम इस तरह से चलें, बस हम बेसिकली इसी तरह से चलते हैं, तो भी हमारा वॉकिंग जो है वो नॉर्मल नहीं रहता है। और फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द मसल ग्रुप, जो मसल्स हम लोग यूज कर रहे हैं वॉकिंग में, अगर वो मसल प्रॉपर फ्लेक्सिबल नहीं है, वो प्रॉपर नो अपने डायरेक्शन में काम नहीं कर पा रही है, तो हमें प्रॉब्लम होती है वॉकिंग को मतलब सही तरीके से एग्जीक्यूट करने में। तो ये तो थी वॉकिंग की बात है। अब आते हैं हम रनिंग के ऊपर। ये रनिंग का बेसिकली क्या फंडा है। तो अगर मैं रनिंग की बात करूं तो वॉकिंग के कंपैरिजन में रनिंग जो है वो मोर और लेस सिमिलर एक्टिविटी है। बस फर्क इतना होता है कि रनिंग जो है वो थोड़ी सी हम लोग जो मूवमेंट है वो ज्यादा ज्यादा करते हैं और ज्यादा स्पीड के साथ करते हैं। उसमें भी यही मूवमेंट है, पर मूवमेंट बहुत स्पीड से है, राइट। वहां वॉकिंग में हम लोग अपनी डिजायरेबल स्पीड के हिसाब से मूवमेंट है, बट रनिंग में वो जो मूवमेंट है वो बहुत स्पीड के साथ में हो रहा है और ज्यादा ज्यादा हो रहा है। अगर फ्लेक्शन हो रहा है तो वो भी ज्यादा हो रहा है, अगर एक्सटेंशन हो रहा है तो वो भी ज्यादा हो रहा है रनिंग के अंदर, राइट। बट इनके अलावा कुछ और डिफरेंसेस है जो वॉकिंग और रनिंग को अलग अलग बनाते हैं। और ये डिफरेंसेस आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चंस जनरेट होते हैं। एक क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स के अंदर कि डिफरेंस बिटवीन वॉकिंग एंड रनिंग, तो वो डिफरेंस क्या है वो आपको ये लिखना है। टोटल 7 डिफरेंसेस है, वो आपको ये लिखना है। तो पहला डिफरेंस है इन रनिंग, ये दो मेन डिफरेंस है, ये दो मेन डिफरेंस है आउट ऑफ दिस 7, दिस 2 आर द मेन डिफरेंस। तो पहला डिफरेंस है इन रनिंग देयर इज अ ब्रीफ पीरियड ड्यूरिंग विच देयर इज नो कॉन्टेक्ट विद द सरफेस। तो रनिंग के दौरान एक छोटा सा अंतराल ऐसा आता है
जब आपके दोनों पैर हवा में है, आप गौर कीजिएगा, रनिंग के दौरान एक छोटा सा अंतराल ऐसा आता है जब दोनों पैर हवा में है, बल्कि वॉकिंग में ऐसा नहीं होता है। तो ये एक पहला डिफरेंस है। दूसरा होता है, इन रनिंग देयर इज नो पीरियड इन विच बोथ फीट्स आर इन कांटेक्ट विद द सरफेस एट द सेम टाइम। रनिंग में ऐसा कोई भी टाइम नहीं आता है जब दोनों पैर एक साथ जमीन पर हो, बट वॉकिंग में ऐसा टाइम आता है जो मैंने दो मेन डिफरेंस। पहला डिफरेंस ये था कि रनिंग में एक टाइम ऐसा आता है जब हम दोनों पैर हवा में होते हैं, दोनों पैर हवा में होते हैं। और दूसरा डिफरेंस था कि डबल सपोर्ट फेज जो है वो वॉकिंग में होता है, रनिंग में नहीं होता है ना। इसके अलावा जो डिफरेंसेस है वो और बताता हूँ कि और क्या क्या डिफरेंसेस है। तो ये ऑब्वियस डिफरेंस है, बहुत मतलब ऑब्वियस, बहुत इजी डिफरेंसेस हैं, पर हमें बेटर तरीके से लिखना कई बार वर्ड्स नहीं मिलते हैं, तो यहाँ पर वो उससे आपको हेल्प मिल जाएगी। तो तीसरा डिफरेंस है, द सपोर्ट फेज इज मच मोर स्मॉलर, द सपोर्ट फेज इज मच स्मॉलर पोर्शन ऑफ द टोटल साइकिल इन वॉकिंग। थोड़ा सा वर्ड मिस्टेक है। बेसिकली कहना ये चाहता हूं मैं कि दौड़ने में सपोर्ट फेज का अंतराल चलने के मुकाबले कम होता है। आप जब रनिंग करते हो तो मैंने आपको दो फेज बताए कि स्विंग फेज और सपोर्ट फेज ना। तो सपोर्ट फेज ऑब्वियसली दौड़ने में कम रहेगा, चलने में ज्यादा रहेगा, राइट। चौथा है, द डायरेक्शन ऑफ द ड्राइविंग फोर्स इज मोर हॉरिजॉन्टल इन रनिंग। दौड़ने में प्रेरक बल अधिक हॉरिजॉन्टल होता है। आपको पता है, दिस इज हॉरिजॉन्टल, दिस इज वर्टिकल, ये वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल, राइट। सो जब हम दौड़ते हैं तो हमारा जो ड्राइविंग फोर्स मतलब वो फोर्स जिससे हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं, प्रेरक बल जिसे हम बोलते हैं, वो फोर्स की दिशा अधिक आगे की तरफ होती है, सीधा, है ना। और वॉकिंग में बेसिकली दोनों फोर्स साथ में काम करते हैं ताकि हमारा बैलेंस भी ज्यादा रहे और हम सही खड़े भी रहें, क्योंकि रनिंग में हमारा बैलेंस ज्यादा हम खराब करते हैं वॉकिंग के कंपैरिजन में। पांचवा है, द बॉडी हैज अ ग्रेटर फॉरवर्ड इंक्लिनेशन इन रनिंग देन वॉकिंग। रनिंग के दौरान हम आगे की तरफ ज्यादा झुके हुए रहते हैं, वॉकिंग के दौरान हम सीधे खड़े होते हैं, सीधे वॉक कर रहे हैं, है ना। रनिंग के दौरान हम थोड़ा आगे की तरफ झुके हुए होते हैं और हम जाते हैं। इसका कारण ये होता है कि आगे की ओर झुके होने की वजह से हम अपनी बॉडी को पॉइंटेड बना लेते हैं, और पॉइंटेड बना लेंगे तो उसकी वजह से जो एयर फ्रिक्शन है, जो हवा का दबाव है, वो हमें कम लगेगा और हमारी स्पीड हम ज्यादा कर सकते हैं। छठा डिफरेंस है, द रोटेटरी एक्शन इन द स्पाइन एंड पेल्विस रीजन आर ग्रेटली इंक्रीज्ड इन रनिंग देन वॉकिंग। ऑब्वियसली बात है कि रनिंग के दौरान जो रोटेशन और जो स्पाइन और जो पेल्विस का जो रोटेशन है, जो स्पाइन और पेल्विस का जो रोटेशन है वो अधिक होता है, राइट। रनिंग में जो स्पाइन और पेल्विस का रोटेशन है वो अधिक होता है, दौड़ने में ऑब्वियसली कम होगा क्योंकि स्पीड कम है, रनिंग में स्पीड ज्यादा है, तो जो रोटेशन है वो भी ज्यादा होगा, हर चीज ज्यादा होती है। सातवां और आखिरी डिफरेंस है कि जो हाथों का एक्शन होता है, चलते टाइम हम हाथ बस नीचे नॉर्मल लटका के यूज करते हैं, बट दौड़ते टाइम हम हाथों को और ऊपर उठा के और तेज और अंदर की तरफ मूवमेंट लाते हैं। सी फॉरवर्ड एंड मीडियल, हम अंदर की ओर लेके आ रहे हैं हाथ को, हम हाथ को ऐसे ला रहे हैं, देखिए ऐसे ला रहे हैं हाथ को। चलने में हम नॉर्मली हमारी बॉडी के साइड में उसको स्विंग करते हैं, बट दौड़ते टाइम हम उसको आगे की ओर और अंदर की ओर लेके आ रहे हैं, राइट। तो ये मेजर डिफरेंसेस है वॉकिंग और रनिंग के बीच। पहला डिफरेंस था कि रनिंग में एक ऐसा टाइम आता है जब हम पूरे टाइम हवा में है, हम पूरा का पूरा हवा में है, वॉकिंग में ऐसा टाइम नहीं आता है। दूसरा मेन डिफरेंस था डबल सपोर्ट फेज, वो वॉकिंग में होता है पर रनिंग में नहीं होता है। तीसरा था सपोर्ट फेज जो है वो ऑब्वियसली बात है वॉकिंग में ज्यादा होगा, रनिंग में कम होगा, राइट। चौथा था जो ड्राइविंग फोर्स है, जो प्रेरक बल है, वो वॉकिंग रनिंग में अधिक हॉरिजॉन्टल होता है, सामने आगे की दिशा में होता है। पांचवा था कि जो बॉडी का जो झुकाव है, शरीर का जो झुकाव है, द फॉरवर्ड इंक्लिनेशन ऑफ द बॉडी इज मोर इन रनिंग,
शरीर का झुकाव जो है वो रनिंग में ज्यादा है। छठा है जो रोटेशन हो रहा है पेल्विस पे और जो स्पाइन पे, जो रीढ़ की हड्डी पे जो रोटेशन हो रहा है, जो पेल्विस पे जो रोटेशन हो रहा है, दैट इज मोर इन रनिंग, वो रनिंग में ज्यादा है, राइट। और सातवां है जो आर्म एक्शन है, वो अधिक ऊंचे और विग्रस है, बहुत तेज है, तेज और ऊपर है, इस तरह से। ये टोटल 7 डिफरेंसेस है जो आपको याद करने हैं कि वॉकिंग और रनिंग में क्या डिफरेंस होते हैं, राइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब रनिंग की स्पीड जो है वो भी डिटरमाइन करने का वही तरीका है कि आपकी स्ट्राइड की लेंथ कितनी है, मतलब आपका कदम कितना लंबा है, और आप कितनी फ्रीक्वेंसी के साथ उसको ले रहे हो, मतलब उसकी स्पीड कितनी है। आपको अगर रनिंग की स्पीड बढ़ानी है तो या तो आप लंबाई बढ़ा लीजिए कदम की, या आप उसकी अ, कदम लेने की स्पीड जो है वो बढ़ा लीजिए, या फिर दोनों बढ़ा लीजिए। यू कैन इंक्रीज द रनिंग, increase the speed of the running by increasing one or both of these factors, by increasing the frequency or by increasing the length of the stride. बट अधिकतर ये जो चीजें होती है ना, ये हमारी इनबॉर्न कैपेसिटी होती है, या फिर हम अगर अर्ली लाइफ में ही ट्रेनिंग स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि ये सब चीजें अपने मैक्सिमम लेवल पर पहुंच जाती है बहुत जल्दी। मतलब जब हम हमारा एडोलेसेंस में ही होते हैं यूजुअली, 18 साल के अंदर अंदर ये स्पीड जो है अपने मैक्सिमम लेवल पर पहुंच जाती है। उसके बाद में इसको हम टेक्निक में थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, बट हमारा स्पीड और हमारा जो उसमें चेंज करना बहुत मुश्किल होता है। बट यस, प्रैक्टिस करने से हम कुछ कुछ हद तक उसको इंक्रीज कर सकते हैं। ये बाकी इनबॉर्न कैपेसिटी आपके अंदर क्वालिटी डेवलप होती है। और जो लेंथ ऑफ स्ट्राइड है ये अधिकतर डिपेंड करती है कि आपकी लेग लेंथ कितनी है, आपके पैरों का लंबाई कितना है, और आप कितना पावर उससे जनरेट कर सकते हो। उसमें आपकी स्ट्रेंथ भी आ जाती है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी भी आ जाती है, ठीक है। द लेग स्पीड या फ्रीक्वेंसी इज मोस्टली डिपेंड्स अपॉन द स्पीड ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। वही मैंने बताया कि आपका मसल किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट करता है, उसके हिसाब से भी आपके जो स्पीड है वो डिपेंड करती है। साथ में न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन, न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन मतलब आपका दिमाग और आपकी जो मसल है वो दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन कैसा है। न्यूरो मतलब नर्व्स, आपकी नसें, मस्कुलर मतलब मसल, उन दोनों के बीच में कॉम्बिनेशन कैसा है, आपकी मोटर एक्शन, जो सर ने आपको कल बताया था कि मोटर एक्शन होता क्या है बेसिकली। तो जिस वे में हम मोटर एक्शन को कर पाते हैं, जितनी सरलता के साथ में, उतना इजी रहेगा हमको ये पैरामीटर्स को एनहांस करना या परफॉर्मेंस बेटर देना, राइट। रनिंग मैकेनिज्म जो होता है वो हर किसी का, वॉकिंग रनिंग में बात करता हूँ। वॉकिंग तो मोरलेस चलो ठीक है, हम सेम बोल सकते हैं, बट रनिंग हर किसी का, आपका अलग होगा, मेरा अलग होगा, किसी और का बहुत अलग होगा। ये पर्सन टू पर्सन भी वेरी करता है, और ये आपके जो टास्क है उसके हिसाब से भी वेरी करता है। जो लॉन्ग डिस्टेंस रनर होगा उसका अलग मैकेनिज्म होगा, जो मिडिल डिस्टेंस रनर होगा उसका अलग मैकेनिज्म होगा, जो वॉकर होगा या जो स्प्रिंटर होगा उसका अलग मैकेनिज्म होगा। बट अगर मैं स्पेसिफिकली बात करता हूँ तो कुछ तरीके होते हैं। तो मोर स्पेसिफिकली द रनिंग मैकेनिज्म चेंजेस विद स्पीड इन द फॉलोइंग वेज। कैसे स्पीड की वजह से आपका जो दौड़ने का स्पीड है उसकी वजह से आपका रनिंग का मैकेनिज्म कैसे चेंज होता है। फर्स्ट इज द अमाउंट एंड टाइप ऑफ फुट कांटेक्ट विद द सरफेस, कि आपका जो सतह के साथ पैर का संपर्क है वो कितना हो रहा है, ठीक है, कांटेक्ट कितना हो रहा है। तो बेसिकली ऑब्वियसली बात है, जितनी स्पीड ज्यादा होगी उतना कांटेक्ट कम होगा। यहाँ मैं उल्टा भी बोल सकता हूँ कि जितना मेरा सतह से कांटेक्ट कम है, मेरा स्पीड उतना ज्यादा है, राइट। फिर जॉइंट का फ्लेक्शन एक्सटेंशन, जितना मेरा स्पीड ज्यादा है उतना मेरा फ्लेक्शन एक्सटेंशन भी ज्यादा हो रहा है। बॉडी इंक्लिनेशन, जितना मेरा स्पीड ज्यादा है उतना ज्यादा मेरा शरीर आगे की ओर झुका हुआ है। तो ये सब छोटे छोटे फैक्टर्स होते हैं जो हेल्प करते हैं परफॉर्मेंस को इनहांस करने के लिए। रनिंग ऐसा नहीं है कि सिर्फ ट्रैक एंड फील्ड वालों को ही काम आती है। रनिंग आप बाकी स्पोर्ट्स में भी अगर हम बात करें, हम जो फील्ड स्पोर्ट्स की अगर बात करते हैं तो वहां पर रनिंग इन्वॉल्व होती है। पर रनिंग अपने साथ साथ दूसरी चीजें भी इंक्लूड कर लेती है इसमें, जैसे चेंज ऑफ डायरेक्शन, दिशा बदलना। जैसे मैं बास्केटबॉल की बात करता हूँ, फुटबॉल की बात करता हूँ, हैंडबॉल की बात करता हूँ, और भी हॉकी की बात कर सकते हो आप, ठीक है, क्रिकेट की बात कर सकते हो। तो इसमें बेसिकली
इसमें बेसिकली ये हो रहा है कि हम दौड़ने के साथ साथ अपनी दिशा भी बदल रहे हैं, हम अपना पेस भी बदल रहे हैं, हम स्पीड भी बदल रहे हैं। जस्ट अ सेकंड, ओके, जस्ट अ सेकंड। तो हम लोग दिशा भी दौड़ते दौड़ते बदल रहे हैं, हम लोग अपना पेस भी चेंज कर रहे हैं, मतलब हम लोग स्पीड भी सडनली चेंज कर रहे हैं। और लेटरल फोर्सेस से स्टेबिलिटी चाहिए, मतलब हम जो हमारे अपोनेंट्स हैं उनसे भी हमें बचना है और उनसे हमें बॉल को बचाना है, और कुछ और भी बदलाव हम लोग साथ में लाते हैं दौड़ते दौड़ते। तो उस मामले में रनिंग जो है वो और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, और उसकी वजह से आपको बॉडी को एजिलिटी टाइप मूवमेंट चाहिए होता है, जिसे हम एजिलिटी बोलते हैं। व्हाट इज एजिलिटी? एजिलिटी वही होती है कि हम चलते चलते अपनी दिशा कितनी आसानी से बदल सकते हैं, हम स्पीड को कैसे चेंज कर सकते हैं। तो उसमें जो सारी एक्टिविटीज हमने अभी पढ़ी है उसके साथ साथ आपको ये स्किल भी डेवलप करनी होती है, राइट? कुछ फैक्टर्स है जो रनिंग को अफेक्ट करते हैं, ठीक है? जैसे आपकी स्टार्टिंग पोजीशन क्या है। आप लोगों ने कई बार कुछ वीडियोस भी देखे होंगे इससे रिलेटेड, कि स्टार्टिंग पोजीशन आपकी ये पोजीशन होती है बेसिकली। हेड आपका यहाँ पर है, ठीक है? आपका ट्रंक और आपके पैर जो है वो एक सिंगल इंक्लिनेशन ऑफ लाइन बनाना जरूरी है, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि वेल बिगिन इज हाफ डन। अच्छी शुरुआत का मतलब है आधा काम हो चुका है, बाकी आधा काम आपको करना है। फिर रनिंग की टेक्निक कैसी है आपकी, फिर आपका बॉडी मास कितना है। ऑब्वियसली बात है, जो लीन बॉडी मास है वो बेटर तरीके से रन कर सकता है, जो फैटी पर्सन है वो रनिंग करने में प्रॉब्लम होगी डेफिनेटली, कुछ ऑब्वियस रीजन की वजह से। स्ट्रेंथ, आप कितना, आपकी जो मस्कुलर फोर्स है वो आप कितनी बेटर तरीके से अप्लाई कर सकते हो, उस पर डिपेंड करता है रनिंग की स्पीड। एक्सेलरेशन, त्वरण, आपके पास एक्सेलरेशन करने की एबिलिटी कितनी है। दौड़ने की जगह कौन सी सरफेस पर आप दौड़ रहे हो उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि सरफेस के हिसाब से इंजरीज होने के चांसेस बहुत सारे होते हैं। जूते आपने कौन से यूज किए, आजकल तो हर स्पोर्ट्स के लिए स्पेसिफिक शूज हमारे पास अवेलेबल है, वो आपको हेल्प करते हैं चीजों को और एनहांस करने के लिए। कुछ एक्सरसाइजेज है जो वॉकिंग और रनिंग को इंक्रीज करने के लिए हेल्प कर सकती है, ठीक है? जैसे मेनली हम लोग प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइज पे जोर देते हैं। प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइज मतलब बेसिकली हम लोग हमारा कोर स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ और एक्सरसाइजेज है, जैसे होपिंग, होपिंग एक्सरसाइजेज हो गई, जैसे होप ऑन वन लेग, होप ऑन बोथ द लेग्स, डबल लेग टेक ऑफ over 10 low hurdles placed 6 feet apart, hopping upstairs and downstairs। तो ये कुछ एक्सरसाइजेस है जो हम लोग यूज कर सकते हैं वॉकिंग और रनिंग की स्पीड को बढ़ाने के लिए। तो ये जो बेसिकली मैंने जो आज की बात की है, वो बात की है सिर्फ आपको ये कंसेप्ट समझाने के लिए कि हम कैसे किसी भी मूवमेंट को पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं और हम उसका एनालिसिस कर सकते हैं, काइनेसोलॉजिकल एनालिसिस जिसे हम बोलते हैं। और एनालिसिस करने का मेन फंडा हमारा बस इतना सा होता है कि हम उस मूवमेंट को तोड़ दें, हम मूवमेंट को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करें, ताकि उसका एनालिसिस हमारे लिए काफी इजी हो जाए। सिंगल सी बात है, अगर मुझे इस हाथ का पूरा एनालिसिस एक साथ करना है या इस पूरे हाथ का एनालिसिस मुझे एक साथ करना है, तो मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा। वहीं पर अगर मैं रिस्ट का अलग कर दूं, मैं एल्बो का अलग करूं, मैं शोल्डर का अलग करूं, तो मेरे लिए एनालिसिस बहुत ईजी हो जाएगा, मेरे लिए काम आधा हो जाएगा ना, और मैं और डिटेल में कर सकता हूं। तो हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ एक मूवमेंट को लिया और उस मूवमेंट को डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने की वजह से जो एनालिसिस है वो मेरे लिए इजी हो गई। मुझे समझ में आ गया कि अगर मुझे फ्लेक्शन करना है तो मुझे कौन सी मसल पे काम करना है, मुझे एक्सटेंशन करना है तो मुझे कौन सी मसल पे काम करना है। मैं अगर इस वे में काम करूंगा तो मेरे लिए एनालिसिस इजी होगी, एनालिसिस इजी होगी तो ट्रेनिंग मेरे लिए इजी है, मैं रिहैब में भी मेरा इनपुट दे सकता हूँ, राइट? जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ जंपिंग का। तो जंपिंग के अंदर हम क्या करते हैं, हम खड़े होके पहले अपनी बॉडी को नीचे झुकाते हैं, और फिर हम स्पीड के साथ या हम बहुत एक्स्ट्रा फोर्स के साथ में अपनी बॉडी को प्रोजेक्ट करते हैं आगे की तरफ। तो नीचे जाने के लिए मुझे कौन से मूवमेंट करना है, कौन सी मसल का यूज करना है, ये आपको पता होगा। ऊपर उठने के लिए मैं उसका रिवर्स मूवमेंट कर रहा हूं, पर ज्यादा फोर्स के साथ में, राइट? सिंपल। मैं थ्रो करना है, तो थ्रो करने के लिए मुझे हाथ को पहले पीछे लेके जाना है, जिससे हम लोग विड्रॉवल मूवमेंट बोलते हैं, आपको पता है था कल की क्लास में। पीछे लेके जाना है और फिर मुझे वही मूवमेंट आगे की तरफ एक्स्ट्रा फोर्स के साथ करना है।
तो इसमें कौन सा मूवमेंट हो रहा है, इसमें कौन सा मूवमेंट हो रहा है, ये हम लोग एनालाइज कर सकते हैं, राइट। तो बाकी की चीजें हम आज शाम को डिस्कस कर रहे हैं इसी बारे में कि और कैसे हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। अभी आपको दूसरी क्लास के लिए टाइम हो रहा होगा आपका, तो